नमस्कार दोस्तों, 23 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी है? एक न्यूज, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब गए हैं यूएस में। बाइडेन साहब से भी मिले, मीटिंग हुई और साथ साथ कांग्रेस को भी एड्रेस किया। ये बोला कि हम जिंदा हैं, अभी हमने सरेंडर नहीं किया है, तुम जो हमें पैसा दे रहे हो वो उधार नहीं है, चैरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है डेमोक्रेसी में, यूक्रेन के फ्यूचर में। इस प्रकार की बातें की है ज़ेलेंस्की ने। देखेंगे इंडिया चाइना की बॉर्डर टॉक्स हुई हैं, डायलॉग चैनल्स को ओपन रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर लड़कियों को, 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी। ये न्यूज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया के कितने लोग फॉरेन की जेलों में बंद है और गल्फ में स्पेसिफिकली कितने लोग जेलों में बंद है, वुमेन कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे। म्यांमार को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई और इंडिया ने वहां पे एब्सटेन किया। पहले जब ये कूप हुआ था तो इंडिया ने कूप के अगेंस्ट बात की थी। धीरे धीरे करके इंडिया चाइना और रशिया जैसा स्टांस ले रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और फ्यूकुशिमा क्राइसिस के बाद जापान ने ये जो डिसाइड किया था कि हाँ भाई, हम न्यूक्लियर पावर के प्रयोग को कम करेंगे, अब ये अपनी पॉलिसी को रिवर्स कर रहे हो, धीरे धीरे करके न्यूक्लियर पावर के प्रयोग को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एडिटोरियल्स में 4 आर्टिकल, वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू टेरर मैट्रिक्स, कैसे यूएस ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस को फैला रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एलॉन मस्क की ट्विटर कंट्रोवर्सी अभी किस स्टेज पे चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे यूएस यूक्रेन को पुश कर सकता है रशिया के साथ एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लड़ाई को डिस्करेज करके, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी न्यूज है यहाँ पे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब में बढ़ाने के लिए, वीडियो के प्रमोशन को बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कट टू द चेस। कट टू द चेस मतलब आप जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो जरूरत से ज़्यादा बातें बोल रहे हो, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हो। तो मान लो किसी पॉइंट को समझाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे बोलेगा कट द क्रैप, कट द चेस, कट टू द चेस। मतलब जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो क्लियर कट टर्म्स में टू द पॉइंट बोलो, उसके आसपास की बातें ज्यादा ना समझाओ। लेकिन इस प्रकार के ईडियम को हमें केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का ईडियम र्यूड या डिस्पेक्टफुल हो सकता है आपके अपने बॉस के प्रति या टीचर के प्रति। बॉस, टीचर, पेरेंट्स, ये कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगर वो बात हमें समझा रहे हैं तो हो सकता है उसके बैकग्राउंड में कुछ और बातों को इलेबोरेट करके बताएं। तो हम अपने दोस्त को या अपने कलीग को तो ये बोल सकते हैं कि कट टू द चेस, जो भी बता रहे हो तुरंत टू द पॉइंट बताओ। लेकिन अपने सीनियर, अपने बॉस, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को इस प्रकार से बोलेंगे तो कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है। सेंटेंस में यूजेज है, ही गाइस एज वी डोंट हैव मच टाइम हियर आई एम गोइंग टू कट टू द चेस। मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं पॉइंट को सीधे सीधे करके टू द पॉइंट समझा दूंगा। चलिए, पहली न्यूज, इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल्स ओपन, जीएस पेपर 2, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। भैया 20 दिसंबर को 7वीं राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई इंडिया चाइना की चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पे, चाइनीज साइड पे, जहां पे इन्होंने बोला है कि हम कंटिन्यू करेंगे डायलॉग थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल और कोशिश करेंगे एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन ऑफ द रिमेनिंग इश्यूज एट द अर्लीस्ट। अभी 10 दिन पहले इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में। दोनों साइडों को चोट लगी, चाइनीज सोल्जर्स को ज्यादा चोट लगी है। पिछली बार ये जो कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी वो 17 जुलाई 2022 को मिली थी। ठीक है भाई, तो 17 जुलाई 2022 के बाद जो प्रोग्रेस है उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए 20 दिसंबर को टॉक्स हुई है। बोला ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम लोग चीजों को आगे लेके जाएंगे। ओवरऑल वेस्टर्न सेक्टर में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे। वेस्टर्न सेक्टर मतलब टू बी प्रिसाइज ये जो लद्दाख वाला इलाका, और कुछ लोग ओवरऑल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको मिडिल सेक्टर बोलते हैं। हालांकि इस पे ना जाके वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी, मेनली लद्दाख एलएसी की बात हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। स्टैंड ऑफ दोनों कंट्रीज के बीच में मई 2020 में शुरू हुआ, तो उसके बाद 16 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं। पैंगोंग सो से डिसएंगेजमेंट हुआ फरवरी 2021 में। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से हुआ अगस्त 2021 में। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अर्ली नवंबर में हुआ और गलवान में 2020 के वायलेंट क्लैश के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ था। पिछले महीने जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे साहब, उन्होंने ये बोला कि जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो स्टेबल है बट अनप्रिडिक्टेबल है। 7 में से 5 फ्रिक्शन पॉइंट रिजॉल्व हो चुके हैं, 2 फ्रिक्शन पॉइंट अभी रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना उनको लेगोसी इशू बता रहा, देपसांग और देमचौक के इलाके, इन दोनों जगहों पे चाइना बातचीत कर ही नहीं रहा है। दोनों तरफ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चल रही है, रोड्स बन रही है, हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, हेलीपैड्स बन रहे हैं, एयरफील्ड्स बन रहे हैं।
इंडिया चाहता है चाइना के साथ देमचौक और देपसांग के मुद्दे पे बातचीत करे, लेकिन देमचौक और देपसांग के मुद्दे को लीगेसी इशू बता रहा है चाइना। कह रहा है कि 2020 के स्टैंड ऑफ से कोई लेना देना नहीं है इनका लेना देना पहले से। 50,000 की तादाद में ट्रूप्स इंडिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, दोनों तरफ से खड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से बनाया चाइना ने, हैबिटाट सपोर्ट स्ट्रक्चर, कुछ उस प्रकार की कोशिश हम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुपीरियर है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 हेल्थ। इंडिया गर्ल्स एज 19 to 14 टू गेट वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। देखिए इस चीज में इंडिया ना थोड़ा डिले हो गया है। ओके, अगर आप देखो तो बहुत पहले से डेवलप्ड कंट्रीज में लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दी जा रही है। सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है कि जो वेजाइना और यूटेरस के बीच की सर्विक्स होती है ना, इस सर्विक्स में अनवांटेड सेल की ग्रोथ होती है, इसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। अब ये होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत पहले से लड़कियों को दी जा रही है। बट अगर आप बात करो इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ये नहीं दी जा रही थी। फाइनली भारत सरकार यहाँ पे जगी है और बोला है स्कूल के थ्रू 9 से 14 साल की लड़कियों को इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी। ये डिसीजन लिया गया नटागी के द्वारा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन के द्वारा, और ये बोला गया है कि एचपीवी की वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लड़कियों के लिए जोड़ा जाएगा। इस वैक्सीन का नाम है सर्वोवैक, CERVAVAC वैक्सीन। मिड 2023 तक इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है एडल्ट्स वुमेन में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि एडल्ट्स वुमेन में ये उतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन यंग समय पर अगर इन वैक्सीन को दिया जाएगा तो अगर मान लीजिए कोई वुमेन अपने एडल्टहुड में भी इस पर्टिकुलर वायरस से एक्सपोज होती है, एचपीवी से एक्सपोज होती है, तो वो कहीं ना कहीं फाइट कर सकती है। 9 से 14 साल की एडोलोसेंट लड़कियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। बाद में ये वैक्सीन आप कह लो विदाउट फेल 9 साल पे शुरू कर दी जाएगी लड़कियों को देना। जो लड़कियां प्राइमरी स्कूल्स में, मतलब जो लड़कियां स्कूल में नहीं पा पाती हैं इस वैक्सीन को, उनको ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटी में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। जो आउट ऑफ गर्ल्स स्कूल हैं, रूरल इलाकों में रहती हैं, वहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, मोबाइल टीम्स तक वहाँ पे पहुँचा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट ने बोला है, और उनको ये पर्टिकुलर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर की बात की जाए तो भाई पूरी दुनिया में 4th मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन सर्वाइकल कैंसर है। इंडिया के अंदर 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन सर्वाइकल कैंसर है। अगर देखा जाए तो दुनिया में जितना भी औरतों को सर्वाइकल कैंसर है, सबसे ज्यादा केसेस इंडिया से निकल के आते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट में, जिसने बोला है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से अगर दुनिया में 4 मौतें हो रही हैं तो 1 मौत इंडिया में होगी। मतलब 25% मॉर्टेलिटी बर्डन सर्वाइकल कैंसर का कौन शेयर करता है? इंडिया शेयर करता है। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज है अगर इसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया जाए। एचपीवी वायरस के साथ ये एसोसिएटेड है, इसलिए हम लोग अगर एचपीवी वैक्सीन देते हैं गर्ल्स और वुमेन्स को इनके वायरस पे एक्सपोज होने से पहले, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंशन, ये ओवरऑल एक पिलर है किसका? WHO का। अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इट इज अ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स। अगर आप वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ओवरीज नजर आ रही है, उसके नीचे आपको यूटेरस नजर आ रहा है, नीचे की तरफ वेजाइना, और बीच में ये पर्टिकुलर पोर्शन है आपका सर्विक्स। इसमें जब कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होती है तो उसको आप सर्वाइकल कैंसर बोलते हो। और धीरे धीरे करके कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होती है। पहले सर्वाइकल टिश्यू में आते हैं, धीरे धीरे अगर इनको रिजॉल्व नहीं किया गया या बॉडी का इम्यून सिस्टम इनसे नहीं लड़ पाया तो ये फैलने लगते हैं, एब्नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में कैंसर बन जाते हैं। सर्विक्स की अगर आप बात करो एक वुमेन के सर्विक्स की, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स। अब ये थोड़ा हम बायोलॉजी में चले गए। एक्टो सर्विक्स का आउटर पार्ट होता है, जिसको एक गायनेकोलॉजिस्ट जब एग्जामिन करती है अपने इंस्ट्रूमेंट से तो देख सकती है, ओके। और जो एंडो सर्विक्स होता है वो सर्विक्स का इनर पार्ट होता है, जो कि एक्चुअली में वेजाइना को यूटेरस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है भाई, चलिए अगली न्यूज। जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज ओवर इंडियन डायस्पोरा। गल्फ अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन कन्विक्ट्स इन फॉरेन जेल्स। 116 फीमेल प्रिजनर्स इन 19 कंट्रीज। तो भैया अगर आप देखो तो गल्फ कंट्रीज में इंडियन प्रिजनर्स बड़ी तादाद में बंद है, अंडर ट्रायल्स हो चाहे वो कन्विक्ट। अंडर ट्रायल्स मतलब जिनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है किसी क्राइम को लेके, और कन्विक्ट मतलब जिनको मिलॉर्ड करके सजा सुना दी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डाटा के हिसाब से 8,441 इंडियंस, जिसमें कुछ वुमेन भी है, लगभग 116 वुमेन है, ये 69 कंट्रीज की जेलों में बंद है, ओके। और बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए बंद है, मर्डर टू डोमेस्टिक वायलेंस।
अब इन 8,441 इंडियंस में से 4,389 इंडियंस तो गल्फ कंट्रीज की जेलों में बंद है। अकेले 1,858 पर्सन्स तो यूएई की जेलों में बंद है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जेलों में बंद है। मतलब अगर आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा फॉरेन कन्विक्ट्स यूएई में कौन है, तो इंडियन प्रिजनर्स हैं। अगर देखो तो सबसे ज्यादा इंडियंस कहां बंद है, यूएई की जेलों में। उसके बाद नंबर आता है नेपाल का 1,222। दुनिया भर की 19 कंट्रीज की जेल्स में 116 फीमेल प्रिजनर्स बंद है। सारी कंट्रीज के लिए नंबर ऑफ फीमेल प्रिजनर्स कितनी है इसका सेग्रीगेटेड डाटा नहीं है, जेंडर वाइज डाटा नहीं है। एक इंडियन फीमेल को अभी रिसेंटली फिनलैंड में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कन्विक्ट किया गया, जेल में डाल दिया। फिनलैंड आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है, 5th कंसेक्यूटिव ईयर दौर। मतलब ओवरऑल वहां पे जाके क्राइम करना जरूरी नहीं है। आप यहां से अगर ड्रग का पैकेट लेके या कोई भी प्रोहिबिटेड चीज लेके फॉरेन किसी कंट्री में लैंड करोगे, वहां के कस्टम वाले पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे। ओके, अगर आप देखो तो फिनलैंड जो कि हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, इसकी बात करो तो वहां पे एक इंडियन फीमेल जेल में बंद है। अफगानिस्तान के अंदर कोई भी आप कह लो इंडिया का जेल में बंद नहीं है। नो इंडियन कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल्स इन अफगानिस्तान जेल्स। फिर आगे बात की जाए, यूरोप और अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में यूएस में 261 इंडियंस जेल में बंद है, यूके में 219 इंडियंस जेल में बंद है, ऑस्ट्रेलिया में 65 इंडियंस, कनाडा में 23, फ्रांस में 29, जर्मनी में 92, सिंगापुर में 26, स्पेन में 40, स्वीडन में 2। फिर आप देखो तो केरला एक ऐसा राज्य इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लोगों को अब्रॉड भेजता है, लेकिन स्टेट वाइज कितने लोग बाहर की जेलों में बंद है डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब टोटल इंडियंस कितने बंद है ये डाटा तो अवेलेबल नहीं है। फिर वो इंडियन कौन सी स्टेट के हैं ये सेग्रीगेटेड डाटा अभी के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स कौन से स्टेट में, केरला में। केरला में 1.12 करोड़ पासपोर्ट होल्डर्स हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो तो कौन से आप कह लीजिए पासपोर्ट होल्डर सबसे ज्यादा है इंडिया में, तो मुंबई में 35,56,067 लोगों के पास पासपोर्ट है, बेंगलुरु में 34,63,000 लोगों के पास पासपोर्ट है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ममालापुरम केरला का, जहां पे 19,32,000 लोगों के पास पासपोर्ट है। एज ऑफ 2021 1.35 करोड़ इंडियन नेशनल्स देश के बाहर काम कर रहे हैं, जिसमें अकेले गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं 87.51 लाख इंडियंस, और इन 87.51 लाख इंडियंस में 30 लाख से ज्यादा केरलाइट्स हैं, मतलब केरला के लोग। मतलब केरला के लोग बड़े तादाद में फॉरेन में जाके स्टैब्लिश्ड हैं, सेटल्ड है, स्पेसिफिकली अगर आप देखो गल्फ कंट्रीज में। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूएनएससी वोट ऑन म्यांमार कॉल्स फॉर कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी। तो भैया रिसेंटली अगर आप देखो तो एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस रेजोल्यूशन का टारगेट ये टाइटल था S/RES/2669/2022। इसको प्रपोज किया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, इसको पास किया गया है 12 वोट्स के द्वारा। इसमें ओवरऑल म्यांमार की मिलिट्री जनता के एक्सेसेस को, वायलेंस को आइडेंटिफाई किया गया और एशियान प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया गया। एशियान ने 5 पॉइंट कंसेंसस साइन किया है म्यांमार को लेके, तो इसको यहां पे पॉइंट आउट किया गया किसके द्वारा, इस यूएनएससी रेजोल्यूशन के द्वारा। अब जब रेजोल्यूशन पे वोट पड़े तो ना रशिया ने वोट डाला, ना चाइना ने वोट डाला, और ना ही इंडिया ने वोट डाला। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के थ्रू म्यांमार के मिलिट्री रिजीम को टारगेट किया जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इंडिया ने टारगेट करने से मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम क्वाइट पेशेंट और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच चाहते हैं म्यांमार की मिलिट्री के साथ। देखिए इंडिया को म्यांमार की मिलिट्री के साथ बना के रखनी पड़ेगी। अगर इंडिया बना के नहीं रखेगा तो म्यांमार वाले बॉर्डर से इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे नॉर्थ ईस्ट का इलाका काफी अनस्टेबल है, काफी अशांत है, वहां पे बहुत सारी जगहों पे एस्पा लगा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं एस्पा हटाना। अब उस पर्टिकुलर रीजन के साथ जो कंट्री बॉर्डर बनाती है उसके साथ हम पंगा अभी के लिए नहीं ले सकते। ये समझदारी किसी भी तरीके से नहीं कहलाएगी। इनफैक्ट जब एक्चुअली में कूप हुआ था ना फरवरी 2021 में म्यांमार की मिलिट्री जनता का, जब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया था, उस समय पे तो इंडिया ने ओवरऑल क्रिटिसाइज किया था इस पर्टिकुलर कूप को, और ये बोला गया था कि भाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर करिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जैसे कि प्रेसिडेंट विन मिंट और स्टेट काउंसिलर ऑंग सैंग सी को छोड़िए। लेकिन उसके बाद से इंडिया का जो रिस्पॉन्स है थोड़ा मेलो डाउन हो गया है, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज म्यांमार के मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे समय में इंडिया अगर उसको अपोज करता हुआ नजर आएगा तो चाइना म्यांमार को इंडिया के अगेंस्ट टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के प्रकार से यूज कर सकता है, जो कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। ओके, इनफैक्ट पिछले साल एशियान लेड सोल्यूशन की बात भी की थी इंडिया ने, लेकिन इस साल एशियान वाले स्टेटमेंट को भी इंडिया ने अपने ओवरऑल ऑफिशियल आप कह लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया।
इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज जी रिप्रेजेंट करती हैं हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, शी इज एन इंस्पिरेशन। जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो भी आईएफएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आईएफएस बनिए, कल की डेट में हो सकता है आप भी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ। तो रुचिरा कंबोज जी ने देखिए यहाँ पे क्या बोला, वी बिलीव दैट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन म्यांमार कॉल्स फॉर एन अप्रोच ऑफ क्वाइट एंड पेशेंट डिप्लोमेसी. Any other course will not help in resolving the long-standing issues which have prevented enduring peace, stability, progress and democratic governance. फिर रुचिरा कंबोज जी क्या बोल रही कि अगर इस यूएनएससी रेजोल्यूशन को हम पास करते हैं तो इससे होने कुछ वाला नहीं है। इनफैक्ट म्यांमार के अंदर जो बैठी मिलिट्री जनता है ना, वो और चिढ़ जाएगी, उसके लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी, और ये इंडिया के हित में नहीं है। इंडिया 1700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, और वो भी नॉर्थ ईस्ट जैसे सेंसिटिव रीजन के साथ। तो हम म्यांमार जैसी कंट्रीज से ओपन दुश्मनी नहीं बोल सकते। यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज के लिए बहुत आसान है, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनका कोई बॉर्डर नहीं बनता यहाँ पे, तो वो तो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वो डायरेक्टली अफेक्टेड हुए ना इस क्राइसिस से। बट इंडिया इस पर्टिकुलर क्राइसिस से डायरेक्टली अफेक्टेड है, इसलिए हम ओपनली म्यांमार को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि इंडिया ने यहाँ पे इस वोट में एब्सटेन किया है, तो म्यांमार बेस्ड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया एक सॉफ्ट पोजीशन ले रहा है म्यांमार की मिलिट्री जनता के प्रति। म्यांमार की मिलिट्री जनता ने अत्याचार किया है म्यांमार के लोगों पे, इनकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया है, प्रोसिक्यूट किया है ट्रीजन के चार्जेस पे, जिसमें डेथ सेंटेंस और लाइफ टर्म है। तो ओवरऑल इंडिया एक बहुत सॉफ्ट स्टांस ले रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया सॉफ्ट स्टांस ले रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पिछले महीने जब फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्वा साहब 2 दिन की विजिट पे म्यांमार गए थे, तो ये गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल से मिले, लेकिन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं मिले। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस साल के शुरुआत में एक वर्चुअल बिम्स्टेक की समिट हुई, जिसमें इंडिया श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया। अब इस पर्टिकुलर समिट में म्यांमार की मिलिट्री जनता द्वारा अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। इस बात को लेकर यूएस और एशियन कंट्रीज ने इंडिया को डी मार्च, मतलब एक ऑफिशियल नोटिस भी इशू किया था। ओके, उसके बाद अगर आप देखो अप्रैल 2021 में इंडिया ने जो स्टेटमेंट लिया था म्यांमार के लिए, उसमें इंडिया ने म्यांमार में होने वाले कूप वायलेंस को क्रिटिसाइज किया था, कंडेम्ड किया था। ये बोला था कि प्रिजनर्स को छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एशियन के एफर्ट्स को सपोर्ट करने की बात की थी, और जो रोहिंग्याज रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेट करके रीलोकेट करके बांग्लादेश में थे, वो वापस म्यांमार जा सकें, इस बात की थी इंडिया ने। इस बार इंडिया ने ऐसी कोई डायरेक्ट बातचीत यहाँ पे नहीं की। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, यूक्रेन इज लाइव एंड किकिंग, विल नॉट सरेंडर ज़ेलेंस्की। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब पहुंचे हैं यूएस में। ये लॉन्ग टर्म यूएस सपोर्ट के लिए अपील कर रहे हैं। इनकी आप कह लो पहली फॉरेन ट्रिप है रशिया के इन्वेजन के बाद, और उन्होंने बोला है कि यूएस जो भी इन्वेस्ट कर रहा है यूक्रेन को, जो भी पैसा दे रहा है, वो चैरिटी नहीं है, वो ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट है। 300 दिन हो चुके हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। ज़ेलेंस्की को एक हीरोज वेलकम मिला वॉशिंगटन के अंदर। जो बाइडन ने बोला कि भैया तुमको $1.8 बिलियन की और मिलिट्री सप्लाईज देंगे, चिंता क्यों करते हो। $1 बिलियन मतलब 8000 करोड़ से ज़्यादा रुपया, बहुत ज़्यादा पैसा। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे तुमको। ज़ेलेंस्की साहब अपनी ग्रीन मिलिट्री फैटीग पहन के आए थे, एक प्रकार का वॉर ड्रेस को ये रिप्रेजेंट करती है। यूक्रेनियन फ्लैग फ्रेश फ्रॉम द बैटलफील्ड प्रेजेंट किया यूएस कांग्रेस को, किसने, ज़ेलेंस्की साहब ने। कांग्रेस ने एक $45 बिलियन का पैकेज फाइनलाइज किया है यूक्रेन के लिए। ज़ेलेंस्की साहब ने इसके लिए थैंक यू बोला है, और बोला है आप जो हमें पैसा दे रहे हो ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल सिक्योरिटी में, डेमोक्रेसी में, और हम इस पैसे को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इस पैसे को रशिया के अगेंस्ट जंग में इस्तेमाल करेंगे। फिर ज़ेलेंस्की यहाँ पे बोल रहा है कि जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने सब कुछ तबाह किया था, उसी प्रकार से इस बार अगर आप देखो तो पुतिन हिटलर की फॉर्म में बाहर निकल के आए। जिस प्रकार का जल्लाद हिटलर था, उसी प्रकार का जल्लाद यहाँ पे पुतिन है। रशियंस हर चीज़ को बर्न कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम इनसे लड़ते रहेंगे, हम अपनी लाइंस को होल्ड करके रखेंगे, हम कभी भी सरेंडर यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ गेस्चर्स देखने को मिले। बाइडेन साहब ने अपने हाथ ज़ेलेंस्की के कंधे के ऊपर रखे, ये बोला कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। द अमेरिकन पीपल आर विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड विल स्टे विद यू, वी विल स्टे विद यू एज लॉन्ग एज इट टेक्स। तो मतलब अच्छे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक और स्टेटमेंट दिया गया है, टुगेदर आई हैव नो डाउट दैट वी विल कीप द फ्लेम ऑफ लिबर्टी बर्निंग ब्राइट एंड द लाइट विल रिमेन एंड प्रिवेल ओवर द डार्कनेस। ठीक है भाई, अब ये ओवरऑल लड़ाई तो देखो यहाँ पे हो रही है, बट ये लड़ाई काफ़ी वायलेंट हो सकती है आगे आने वाले समय में। इसके रिस्पेक्ट में बता दूँ, एक एडिटोरियल भी है आज। ओके, एडिटोरियल क्या है उसके बारे में भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आखिरी एडिटोरियल है। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में भले ही ये बताया जा रहा है
कि यूएस ने अभी यूक्रेन की मदद करने का प्रॉमिस किया है, आगे भी यूएस यूक्रेन की मदद करेगा। अगर आप देखो तो अब तक $54 बिलियन की अमेरिकन फाइनेंशियल और मिलिट्री फंडिंग ऑलरेडी यूक्रेन को मिल चुकी है। यूएस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हिमार्स प्रोवाइड की हैं यूक्रेन को। रिसेंटली यूक्रेन ने जो भी बैटलफील्ड एडवांसेस किए हैं आपकी रशियन टेरिटरी में, खार्किव खरसोन में जो इलाका इन्होंने हारा था वो फिर से जो जीता है, वो ओवरऑल किस रिस्पेक्ट में जीता है, तो ये जो हिमार्स लॉन्ग रेंज मिसाइल मिली इसके दम पे जीता है। फिर आप देखो अभी जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहा है यूएस यूक्रेन को, इससे कहीं ना कहीं रशियन ऑनस्लॉट को और टैकल किया जा सकता है। लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं यूएस को भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि यूएस जिस स्पीड पे यूक्रेन की मदद कर रहा है उस स्पीड पे रशिया चिढ़ रहा है यूएस से और स्पेसिफिकली नाटो से। नाटो के अंदर ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो इतने बड़े स्केल पे मिलिट्री फंडिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहती यूक्रेन को। तो इस कंटेक्स्ट में यूएस अगर एक लिमिट से ज्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूक्रेन को देता जाएगा और उसके बेसिस पे यूक्रेन थोड़ा बहुत बैटलफील्ड में आगे जीतता जाएगा, तो रशिया कहीं ना कहीं नाटो से चिढ़ेगा और कल की डेट में रशिया नाटो कन्फ्रंटेशन का भी कहीं ना कहीं चांस बनता है। तो इस कंटेक्स्ट में आगे आने वाले समय में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है यूक्रेन के ऊपर, इस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके यूएस को यूक्रेन को समझाना पड़ेगा कि आप बैठ के व्लादिमीर पुतिन से बात करो, रशिया से बात करो, आप लगातार टिल परमानेंसी टिल परपेचुइटी इस वॉर को चला नहीं सकते, कभी ना कभी तो वॉर खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है जापान रिवर्सेस न्यूक्लियर प्लान अडॉप्टेड पोस्ट फ्यूकुशिमा क्राइसिस, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। जापान ने 22 दिसंबर को एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है। फ्यूकुशिमा क्राइसिस के बाद जापान के अंदर एक एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट आया था। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो ये फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर क्या है? ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट है जो 2011 में हुआ था फ्यूकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट ओकुमा फ्यूकुशिमा जापान में। इसका अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या था? 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी आई थी 11 मार्च 2011 के दोपहर में, और ये अब तक का मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक है जो कि जापान में रिकॉर्डेड है। इससे एक सुनामी आई, 13 से 14 मीटर ऊंची वेव्स न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमरजेंसी डीजल जनरेटर तक पहुंच गई, इलेक्ट्रिक पावर का लॉस हो गया, रेडिएशन का भी लीकेज हुआ था। अगर आप देखो तो अब तक के जो मोस्ट सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, इसमें नंबर 1 पे आता है चेरनोबिल 1986 में। इसको लेवल 7 आइडेंटिफाई किया गया था इंटरनेशनल न्यूक्लियर स्केल इवेंट में। ऐसा बताया जाता है कि फ्यूकुशिमा वाला डिजास्टर इससे भी ज्यादा सीवियर था, लेकिन INES किसी डिजास्टर की सीवियरनेस को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है? कितने लोगों की मृत्यु हुई उसके बेसिस पे। अगर आप देखो तो 1956 में एक एक्सप्लोजन हुआ था रशिया की मयाक फैसिलिटी में, यूराल के रूरल इलाकों में आता है ये जगह। वहां पे ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई थी, नहीं तो ये जो मयाक फैसिलिटी वाला एक्सप्लोजन था ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये और ज्यादा खतरनाक था। तो आज की डेट में सबसे खतरनाक न्यूक्लियर इंसिडेंट माना जाता है चेरनोबिल का। 3,35,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। फ्यूकुशिमा में 1,54,000 और मयाक में 10,000। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो फ्यूकुशिमा डिजास्टर के बाद से ही जापान में एक एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट है। ठीक है, इस एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट के चलते जापान ने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स को हम कम करेंगे और बाकी रिन्यूएबल बेस्ड पावर प्लांट जैसे विंड फार्म्स हो गए, सोलर एनर्जी के प्लांट्स हो गए, कोल बेस्ड पावर प्लांट से इनको प्रमोट करेंगे। ये इसकी बात हुई थी। अब एक नई पॉलिसी निकल के आई है जापान के अंदर जो ये बोल रही है कि जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनके प्रयोग को आप बढ़ाओ। ओवरऑल कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अगर इनकी 60 साल की टाइम लिमिट कंप्लीट भी हो जाती है तो थोड़ा उनको एक्सटेंड कर दो। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि फ्यूकुशिमा डिजास्टर के बाद बंद कर दिए गए थे, इनको यहां पे रीस्टार्ट करो। अब ये सब हो कैसे रहा है? क्या हो गया कि जापान ने अपनी इस पॉलिसी को बदल दिया? इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 महीने पहले अगर आप देखो तो जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा जी ने लॉन्च किया था GX ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंटेशन काउंसिल। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया और यह बोला गया कि आप एक नई पॉलिसी निकालो जिससे ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेजेस को मैनेज किया जा सके। अब ग्लोबल फ्यूल शॉर्टेजेस तो है ही, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो रशिया अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा, तो जापान को कहीं ना कहीं से तो एनर्जी अल्टरनेटिव्स लाने पड़ेंगे, प्लस कार्बन न्यूट्रलिटी भी मीट करनी है 2050 तक। तो इस कंटेक्स्ट में भले ही जापान का टारगेट ये है कि रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, हाइड्रोजन से अमोनिया के थ्रू पावर बनाएंगे, ऑफशोर विंड पावर प्लांट्स लेके आएंगे, डीकार्बोनाइजेशन करेंगे, सप्लाई रेजिलियंस करेंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाएंगे, मतलब कोल बेस्ड एमिशंस कम करने। अभी कोल बेस्ड एमिशंस कम करने का एक पोटेंशियल ऑप्शन न्यूक्लियर पावर भी है। कभी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जापान की एनर्जी सप्लाई का 7% से कम अकाउंट करती है।
ठीक है। गवर्नमेंट का गोल ये है कि 2030 तक न्यूक्लियर पावर जापान का 20 से 22% प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए 27 रिएक्टर्स लगेंगे और अभी के लिए जापान में 10 रिएक्टर्स एक्टिव है। तो मतलब जापान ने अपनी पुरानी पॉलिसी विड्रॉ कर ली है। अब ये लोग न्यूक्लियर पावर को परस्यू करेंगे एक एक्टिव स्केल पे। नई पॉलिसी क्या बोलती है? न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड स्टेबल आउटपुट एंड सर्व्स एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ कार्बन फ्री बेस लोड एनर्जी सोर्स इन अचीविंग सप्लाई स्टेबिलिटी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी एंड प्लेजेस टू सस्टेन यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द फ्यूचर। ज्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जापान के अंदर 30 साल से पुराने हैं। 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स 40 साल से ज्यादा से काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन की परमिशन मिल गई है। ठीक है ना भाई। पॉलिसी पेपर ये बोल रहा है कि जापान विल आल्सो पुश फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटिव रिएक्टर्स विद सेफर फीचर्स टू रिप्लेस अबाउट 20 रिएक्टर्स नाउ सेट फॉर डीकमिशनिंग। मतलब जो 20 रिएक्टर्स डीकमिशन हो रहे हैं उनके बजाय 20 नए रिएक्टर भी बनाए जाएंगे। मतलब कुल मिला के अपनी न्यूक्लियर पावर पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जापान। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जापान एक हेविली हजार्डस जोन में आता है व्हेन इट कम्स टू अर्थक्वेक एंड डिजास्टर्स। कल की डेट में अर्थक्वेक डिजास्टर आता है और कहीं पे रेडिएशन लीकेज हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। हम बस ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, बट डिजास्टर्स कभी भी स्ट्रक कर सकते हैं। अभी मोन्जू प्लूटोनियम बर्निंग रिएक्टर को बंद कर दिया गया था। जापान चाहता है इसको फिर से शुरू किया जाए। जो रोकाशो प्लांट और न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग है, यहाँ पे जो एक्सेस प्लूटोनियम पैदा हुआ है उस प्लूटोनियम को फिर से रिसाइकिल करके यूजेबल फ्यूल में बदलने के लिए रोकाशो प्लांट और मोन्जो प्लूटोनियम बर्निंग रिएक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर देखो तो रोकाशो प्लांट ने रिसेंटली अनाउंस किया था 26 पोस्टपोनमेंट ऑफ हिज लॉन्च टारगेट टू 2024। 2022 तक इसका लॉन्च टारगेट था, उसको 2024 तक शिफ्ट कर दिया गया है। जापान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि चाहता है कि न्यूक्लियर पावर पे वो रिलायंस ना रखें, लेकिन जापान के पॉलिसी मेकर्स को ये लग रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर पे रिलायंस नहीं रखेंगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। एक एडिटोरियल मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिए। रीशेपिंग द वर्ल्ड रिस्पॉन्सेज टू टेरर मैट्रिक्स। देखिए, दुनिया में बहुत सारी मीटिंग हो रही है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, एक इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें टेररिज्म की बात हुई यहाँ पे। लेकिन कहीं पे भी कोऑर्डिनेटेड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म की बात नहीं हो रही है। इंडिया पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज है जो कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड टेररिज्म इंडिया को परेशान कर रहा है और वो खुद को उनको भी परेशान कर रहा है। अफगानिस्तान को उन्होंने जितनी मदद की, आज की डेट में अफगानिस्तान बेस्ड तहरीक तालिबानी पाकिस्तान की हालत बिगाड़ रहे हैं। ओके, तो हिस्ट्री बहुत रेलेवेंट होती है टेररिज्म में। जब भी टेररिज्म की बात होती है, अलग अलग प्लेयर्स किसी टेररिस्ट अटैक को अपने अपने मैट्रिक्स से देखते हैं। आज तक के बड़े टेरर अटैक्स की बात करो तो 11 सितंबर 2001 का अटैक न्यूयॉर्क में, फिर 26 नवंबर 2008 का अटैक मुंबई में। ये अपने आप में डेंजरस अटैक्स थे। एक न्यू एज टेररिज्म यहाँ पे आ गया। उसके बाद से अटैक्स कम जरूर हुए, बीच में बहुत से अटैक हुए, जैसे कि चार्लो हेब्डो के ऑफिस में पेरिस जनवरी 2015 में अटैक हुए, बार्डो म्यूजियम तुनिस मार्च 2015 में अटैक हुए, इस्तांबुल में अटैक हुआ 2016 में, बहुत सारे लोगों की जाने गई। बहुत हद तक इन अटैक्स में अलकायदा और आइसिस का इन्वॉल्वमेंट है। आज की डेट में देखो तो इस्लामिक स्टेट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है। अफ्रीका जैसी कंट्रीज में और वेस्ट एशियाई कंट्रीज में तो और तेजी से फैल रहा है इस्लामिक स्टेट और अलकायदा। खास बात यह है कि ओवरऑल नंबर ऑफ अटैक्स आप पिछले 7-8 साल में देखोगे टेररिस्ट अटैक, तो वो भले ही कम हो गए। उसके 2-3 रीजन है। एक तो बड़ी जगहों पे नहीं, छोटी मोटी जगहों पे अटैक होता है तो हम उसको उतना ध्यान नहीं देते। जैसे अभी मंगलुरु ब्लास्ट, कोयम्बटूर ब्लास्ट, ये 2-3 ऐसे अटैक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक वार्निंग सिग्नल होने चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन पॉपुलर परसेप्शन में उनको इतना डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बट इस प्रकार के अटैक्स एक बेस तैयार करते हैं और इस बात का सिग्नल देते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में इससे कोई ज्यादा खतरनाक अटैक आने वाला हो। आज की डेट में जिस प्रकार से अलग अलग टेररिस्ट कॉन्ग्लोमरेट आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अलकायदा के लीडर अयमान अल जवाहरी को काबुल के एक सेफ हाउस में मारा किसने? यूएस ने अपने मिसाइल को यूज करके। ऐसा बताया जा रहा था कि अयमन अल जवागरी को हकानी नेटवर्क, जो कि तालिबान के अंदर एक नेटवर्क है, वो मदद दे रहा है। और हकानी नेटवर्क को मदद कौन देता है? पाकिस्तान मदद देता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट तालिबान के साथ मिलके ओवरऑल मदद कर रही है अलकायदा के एक ऑपरेटिव की। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ प्रोएक्टिवली इंगेज कर रहे हैं, जो कि डेंजरस है। भले ही यूएस ने अपनी हेलफायर मिसाइल अटैक से इसको मार दिया, बट कहीं ना कहीं चीजें तो ये खतरनाक थी ना। इस प्रकार से देखो,
तो अल-कायदा एक्टिव है साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में, अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बना के बैठा है। इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इनकी एक्टिविटीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल टेररिज्म की आइडियोलॉजी से लड़ना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंडिया ने जो प्रपोज किया था 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको साइन किया जाए, सारी कंट्रीज में प्रोएक्टिवली इंगेज करें, तब जाके कहीं हम टेररिज्म को हरा पाएंगे। फिर ऑथर ये भी बोल रहा है कि जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन की आइडियोलॉजी इंडिया के अंदर फैल रही है, ये मोइंगलूर और कोयम्बटूर के जो अटैक्स थे, इनके बेसिस पे ये देखने को मिला है कि कल की डेट में साउथ इंडिया में भी इंडियन मुजाहिदीन जैसा कोई टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। तो जरूरी है कि भारतीय सरकार की स्टैब्लिशमेंट प्रोएक्टिवली इन चीजों को मॉनिटर करे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस किस प्रकार से ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस को फैला रहा है। अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली 4 अलग अलग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पैनल ने अपनी रिपोर्ट्स दी और बोला कि यूएस ने अपने देश में इंपोर्ट होने वाले स्टील के ऊपर जो 25% की ड्यूटी लगा रखी है और एल्यूमिनियम जिसके ऊपर 10% की ड्यूटी लगा रखी है, ड्यूटी मतलब कस्टम्स ड्यूटी, और ये ड्यूटीज लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के समय पे, ये डब्ल्यूटीओ के लॉ से इनकंसिस्टेंट है। इस रिस्पेक्ट में चाइना, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड और टर्की, ये 4 कंट्रीज केस लेके गई हैं कहां पे, डब्ल्यूटीओ के पैनल के सामने यूएस के अगेंस्ट। यूएस के जो ऑब्लिगेशंस हैं अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 1 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसके हिसाब से बाउंड रेट्स के ऊपर आप अलग से कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते। ओके, लेकिन यूएस ने ये कस्टम ड्यूटीज यहां पे लगाई हैं। जब यूएस से सवाल पूछा गया तो यूएस ने बोला कि भैया आर्टिकल 21 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में लिखा हुआ है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है तो उस केस में आप अपने ट्रेड ऑब्लिगेशंस को इग्नोर कर सकते हो। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। अब जब यूएस से पूछा गया कि भाई स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट से तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी कैसे खतरे में, तो इनका ये बोलना है कि जो एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट होता है ये डिफेंस प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इन्फ्लुएंस होंगी और हमारी इकोनॉमी फॉरेन स्टील और एल्यूमिनियम पे डिपेंडेंट हो सकती है और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो फिल्मसिकल ग्राउंड्स के ऊपर यूएस यहाँ पे इस प्रकार की कस्टम ड्यूटी को इंपोज कर रहा है, लेकिन ये कस्टम ड्यूटी को इंपोज करना गलत है। डब्ल्यूटीओ के पैनल का ये भी बोलना है कि यूएस इज नॉट द सेल्फ जजिंग अथॉरिटी। डब्ल्यूटीओ का पैनल इस बात पर डिसाइड करेगा कि कोई जो ड्यूटी लगाई हुई है वो लीगल है या इलीगल है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ ने पास्ट में रशिया ट्रांजिट एंड द सऊदी अरेबिया आईपीआर केसेस को भी यहाँ पे कोट किया। अब उन केसेस पे यहाँ पे नहीं जाता हूँ। कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं। एक तो नियो लिबरलिज्म की बात हो रही है, एक जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो रही है। अब ये नियो लिबरलिज्म क्या और जियो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओवरऑल कुछ ऑथर के नाम दिए हैं, एंथिया रॉबर्ट्स, हेनरिक च्योर और विक्टर फर्ग्यूसन। ये आज की डेट में कुछ थ्योरी बता रहे हैं, वो थ्योरी मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। नियो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। मतलब कि आपका डिफेंस सेक्टर किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है और आपका इकोनॉमिक सेक्टर किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, ये 2 अलग अलग चीजें। ठीक है, समझ गया बात को? मतलब आप ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशंस को अलग रखते हो, डिफेंस को अलग रखते हो। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप बात करो तो यूएस भले ही चाइना के साथ डिफेंस के फील्ड में एंगेज ना करे, बट यूएस ट्रेड के फील्ड में चाइना को बहुत मदद कर रहा है। उसके चलते चाइना में सप्लाई चेन स्टैब्लिश हुई और धीरे धीरे यूएस और चाइना के बीच में जो जीडीपी का गैप था ना, वो कम होता गया। चाइना बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो किया और जब चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, उसने अपनी इकोनॉमिक ताकत की हेफ्ट से अपनी मिलिट्री को डेवलप किया और इंटरनेशनल अरेना में यूएस को टक्कर देने लगा। अब यूएस का दिमाग खराब हो गया। यूएस का नियो लिबरलिज्म ऑर्डर यहां पे फेल होने लगा। नियो लिबरलिज्म में डिफेंस सेक्टर अलग, इकोनॉमिक सेक्टर अलग, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है डिफेंस सेक्टर। इंडिया के पास जितनी इकोनॉमिक हेफ्ट होगी उतनी ही हमारे पास ताकत होगी डिफेंस में एक्सपेंडिचर करने की, उतनी ही हमारी दुनिया में चलेगी, धाक चलेगी। आज की डेट में चाइना जो पैसा कमा रहा है, उस पैसे के दम पे तो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है वो, और उसी के दम पे वो यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो अब यूएस को ये पसंद नहीं आ रहा। पहले यूएस जो न्यू लिबरल ऑर्डर को फॉलो करता था, अब वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है? जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ। जियो इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर फिर आप नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस और लॉस को फॉलो करने से मना कर देते हो। क्योंकि चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी के बीच में गैप कम बचा था, अमेरिका को लग रहा है कि चाइना उनको डोमिनेट कर सकता है अलग अलग इशू में, इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप इन द क्लॉथ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बहुत सारे इंपोर्ट्स के ऊपर यूएस ने इंपोर्ट टैरिफ कस्टम ड्यूटी लगानी शुरू कर दी और उसको जो बाइडेन ने भी सपोर्ट किया। मतलब अब ये जो नया जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ यूएस जा रहा है,
जिसमें यूएस अपने आप को सेग्रीगेट आइसोलेट कर रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है, सेल्फ जजिंग के आधार पर टैरिफ ट्रेड पे लगा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत अप्रोच ले रहा है यूएस। डब्ल्यूटीओ ने इस पर्टिकुलर जो भी आप कह लो कस्टम ड्यूटी यूएस ने लगाई है, इसको फ्लॉड अप्रोच बोला है। ठीक है ना भाई। डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर जो एपेलेट बॉडी है ना, वहां पे जजेस अपॉइंट नहीं कर रहा है यूएस, क्योंकि यूएस को लग रहा है जजेस अपॉइंट करेंगे तो ये जजेस यूएस के अगेंस्ट ही डिसीजन दे देंगे। तो एक तरफ यूएस रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करता है कि आप इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करते, दूसरी तरफ खुद ग्लोबल ट्रेड लॉज जो कि डब्ल्यूटीओ के तहत सेट किए गए, यूएस उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहले न्यू लिबरल ऑर्डर जब तक यूएस के फेवर में था, तब तक ट्रेड रिलेशंस को इंटरनेशनली परस्यू किया यूएस ने। जब उसको लगा कि न्यू लिबरलिज्म की बजाय अब जियो इकोनॉमिक ऑर्डर डोमिनेट कर रहा है, तो चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर रिलायंस कम करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक पावर को बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, इंटरनेशनल ट्रेड लॉस को वॉलेट करना शुरू कर दिया यूएस ने। मतलब यूएस इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम लिबरल ऑर्डर, न्यू लिबरल ऑर्डर टू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। और इस प्रकार की यूनिलैटरलिज्म अगर यूएस परस्यू करेगा, तो दुनिया भर की कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के नियम कानून मानने से मना कर देंगी, ट्रेड रिलेशंस को वॉयलेट करेंगी। आगे बात करते हैं एलॉन मस्क की ट्विटर कंट्रोवर्सीज। भैया 2 महीने हो चुके हैं, एलॉन मस्क का कंट्रोल आ चुका है ट्विटर के ऊपर, $44 बिलियन का एक्विजिशन था। उसके बाद बहुत सा क्योस देखने को मिला। एक तो ट्विटर से बहुत सारे लोगों को फायर किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया विम्सिकल रीजंस की बेसिस पे। अब इन एम्प्लॉयज के लॉस के चलते ट्विटर का जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि ट्विटर में कौन सी पोस्ट को हटाना है, कौन सी पोस्ट को रखना है, कौन से अकाउंट को डिलीट करना है, नहीं डिलीट करना है, किसे स्पैम करना है, किसे नहीं स्पैम करना है, ये जो रिड्रेसल टीम थी ना, इसमें कट डाउन हुआ, इसमें साइज डाउन हुआ है। तो रिड्रेसल का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो गया ट्विटर के अंदर। फिर शुरुआत में एलॉन मस्क ने एक प्लान बनाया कि वेरीफाइड अकाउंट पाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूट्यूब में मेरी प्रोफाइल देखोगे तो उसके सामने एक टिक लगा हुआ है, ट्विटर में भी इस प्रकार के टिक्स होते हैं। तो जो वेरीफाइड यूजर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल के सामने एक टिक लगा होता है, वो टिक पाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, एलॉन मस्क ने ऐसा बोला ट्विटर में। लेकिन बाद में इम्पर्सोनेशन होने लगा, एक सेलिब्रिटी के नाम पे लाखों अकाउंट बनने लगे, इस बात को आइडेंटिफाई करना हो गया मुश्किल लोगों के लिए कि कौन एक्चुअल अकाउंट है। तो तब ये जो टिक वाला ऑप्शन है इसको अनपेड करना पड़ा ट्विटर को। तो एक गलत डिसीजन था, समझ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो, बहुत से कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं। वो जर्नलिस्ट जो मिस्टर मस्क को क्रिटिसाइज करते थे, उनको अकाउंट्स को ट्विटर से हटा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे ट्विटर के, उनके लिंक्स को ट्विटर के अंदर पोस्ट करने से या फिर कह लो पुटअप करने से, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्वीट में किसी और सोशल मीडिया प्रोग्राम से इंस्टाग्राम या यूट्यूब का लिंक डालना है, तो वो आप ट्विटर में नहीं डाल पाए। इस प्रकार के कुछ नियम कानून लेके आए। तो इस बात को लेकर एलन मस्क की पॉलिसीज के लिए उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया कि ट्विटर में वो गलत प्रकार की पॉलिसीज ला रहे हैं। तो एलन मस्क ने अपने 122 मिलियन फॉलोअर्स के सामने एक पोल रखा, और उस पोल में ये रखा कि क्या आप मुझे हेड ऑफ द ट्विटर देखना चाहते हो या मैं एक नया सीईओ लेके आऊं। ज्यादातर लोगों बोला नहीं भैया नया सीईओ लेके आओ। तो फिर एलन मस्क ने बोला कि ठीक है, हम एक नया सीईओ लेके आएंगे। मतलब मिस्टर मस्क ये जो हेड कर रहे हैं ट्विटर को, इनके डिसीजंस लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जा रहे। नो डाउट एलन मस्क इज अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, बट एज द हेड ऑफ अ सो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनके खुद के फॉलोअर्स ऐसा बोल रहे हैं। ट्विटर देखिए, इंटरनेट पब्लिक स्फीयर का की मेंबर है। जर्नलिस्ट, पब्लिक ऑफिशियल्स, पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, ये लोगों के थ्रू कनेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर ट्विटर से। ट्विटर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हेट स्पीच, बुलिंग, डिसइंफॉर्मेशन। इस बीच में एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है ट्विटर के लिए। एक इररिस्पॉन्सिबल और आप कह लो इरैटिक और विम्सिकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं ट्विटर की क्रेडिबिलिटी गिर सकती है। शायद कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे करी जा रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। 4 एडिटोरियल्स और बाकी करंट अफेयर्स मैंने डिटेल में आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज़ छूट जाती है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं उसको इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते